हमने लास्ट में किया था हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स की कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है। सो जब हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें मल्टीपल चीजें हम डिनोट कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बताते हैं, उसके अलावा बीच में एरो कर देते हैं। सो दीज टू रिएक्टेंट्स गिव मतलब एरो दीज प्रोडक्ट्स। पर हम इक्वेशंस को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, जैसे हम ये बता सकते हैं कि वो किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इक्वेशन है जिंक प्लस H2SO4, H2SO4 is sulfuric acid, gives zinc sulfate प्लस हाइड्रोजन। अब इस इक्वेशन में अगर मुझे बताना है कौन सी चीज कौन से स्टेट में है, तो मैं उसके पास लिख दूंगी। जैसे जिंक यहाँ पे पास में मुझे लिखने की जगह नहीं है, पर ये जिंक सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा सॉलिड। H2SO4 एक्वस स्टेट में, तो आ जाएगा AQ। डी ये कौन सा स्टेट है? ये मतलब इसमें पानी मिला हुआ है, ये एक्वस स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड पानी में मिला हुआ है। ZnSO4 के आगे हम लिख देंगे, ये भी एक्वस स्टेट में, के आगे भी हम लिख देंगे एक्वस, एंड हाइड्रोजन इज अ गैस, तो इसके आगे हम लिख देंगे गैस। So this is how you denote more information। हमेशा उसके पास लिखा जाता है, ना कि नीचे। जिंक के पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे एस लिख दिया। अगर किसी केस में प्लेन लिक्विड है जैसे H2O है, तो H2O के आगे हम लिख देंगे L। ठीक है, इसके अलावा हम क्या डिनोट करते हैं, तो हमने किया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक वो होते हैं जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। तो हम दिखाएंगे कैसे कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें जिसको नोट करनी है आप नोट कर सकते हो, इसको समझ के अपने वर्ड्स में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। सो इफ आई वांट टू शो कि हीट इन्वॉल्व है रिलीज के फॉर्म में, तो हाउ विल आई राइट इट? आई राइट कार्बन plus oxygen gives carbon dioxide plus heat। ठीक है, यूजुअली आपको इक्वेशन लिखते हो तो उसके नीचे उसका पूरा नाम भी लिखते हो, जैसे दिस इज कार्बन, सो इसके नीचे राइट कार्बन।
ये तरीका है एक्चुअली प्रॉपर इक्वेशन लिखने का, उसमें स्टेट भी पता लगता है, कंपाउंड का एक्चुअल नाम क्या है आप वो भी लिखते हो, हीट अब्सॉर्ब हो रही है, हीट रिलीज हो रही है वो भी लिखते हो। सो अब जैसे अगर कोई इक्वेशन है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे जो ग्लूकोज वाला जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसमें प्लस हीट ना लिख के हम प्लस एनर्जी लिख देंगे। अगर कोई इक्वेशन है जिसमें हीट अब्सॉर्ब हो रही है तो उस केस में हम क्या लिख देंगे, उस केस में हम लिखेंगे अब्सॉर्ब हो रही है इस केस में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन plus heat gives nitrogen monoxide. जैसे इस केस में मैंने 2NO लिखा, you have to balance the equation also. That's also a part of a proper equation. The equation will always have to be balanced. आप आसपास का ये सॉलिड लिक्विड गैस ना भी लिखो पर इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये सबको क्लियर है? ये सबने नोट कर लिया क्योंकि मैं ये पेज हटा रही हूँ। किसी ने नहीं किया है तो अभी बता दो। नेक्स्ट होता है, ये तो गया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक और किस फिजिकल स्टेट में। फिर होते कि ये किन कंडीशंस में रिएक्शंस हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, फॉर एनी रिएक्शन टू हैपन यू हैव टू पुट इन सम एक्सटर्नल एजेंट्स इन, जैसे या तो आप उन्हें हीट अप कर रहे हो तो आप उस सोल्यूशन को हीट अप कर रहे हो, या फिर आप उसमें कोई कैटलिस्ट डाल रहे हो। अब कैटलिस्ट का क्या काम होता है, कैटलिस्ट होता तो कोई और कंपाउंड ही है, वो एक कंपाउंड होता है कैटलिस्ट, पर वो क्या करता है, वो नीडेड है ताकि रिएक्शन हो, वो इंटरनली नीडेड है। सो जो प्रोडक्ट्स हैं वो दे आर नॉट एक्चुअली रिएक्टिंग विद द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम बस इतना है कि वो आग में घी का काम करेगा कि वो जो रिएक्शन है वो स्पीड में हो जाए, वो आग में घी का काम करता है। सो आप वो कैसे दिखाओगे, एक्सटर्नल चीजें क्या रिक्वायर्ड है। अब जैसे there is a reaction where potassium chlorate is heated, ये आ भी सकता है कि आपको पूरा सेंटेंस दिया हो और उसकी इक्वेशन बनानी हो। जैसे इस केस में दिया जाएगा when potassium chlorate is heated in the presence of manganese dioxide catalyst, it decomposes to form potassium chloride and oxygen gas. तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो पहली चीज हमें क्या दी गई है, हमें दिया गया है when potassium chlorate। सो पोटेशियम क्लोरेट क्या हो गया, पोटेशियम के क्लोरेट, क्लोरेट इज ClO3। सो व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, अब इक्वेशन में ये कैसे बताएंगे कि वो सोल्यूशन हीट हो रहा है, वो हम दिखाते हैं ट्राइंगल से। किसी भी इक्वेशन के ऊपर अगर ट्राइंगल बनाया है मतलब उस इक्वेशन को हीट अप करने की जरूरत पड़ी है।
in the presence of manganese dioxide catalyst. कैटलिस्ट बोला है मतलब वो रिएक्टेंट नहीं है, कैटलिस्ट दिखाएंगे एरो के नीचे। तो ये हो गया मैंगनीज डाइऑक्साइड, मतलब मैंगनीज होता है Mn, डाइऑक्साइड MnO2. It decomposes to form potassium chloride and oxygen gas. So decomposes to form potassium chloride Cl, potassium chloride and oxygen. अब सबसे पहले बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? बताइए। मैम शायद नहीं है। शायद का क्या मतलब है? नहीं है मैम। ये बैलेंस नहीं है। हाँ नहीं है, सही बात है, बैलेंस नहीं है। कितने के मेरे पास कितना है? इधर 1 है, इधर कितना है? बताते जाओ जल्दी जल्दी। 1 क्लोरीन 1 इस साइड, 1 ऑक्सीजन 3 इस साइड। 2 ठीक है, तो अब ये मुझे बैलेंस करनी होगी, तो मुझे क्या करना होगा? के आगे 2 लगाएंगे। क्यों के आगे 2 लगाएंगे? मेरा सबसे पहले मेरे को ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो प्रोडक्ट साइड से मैं बैलेंस करना स्टार्ट करूंगी, ना कि रिएक्टेंट साइड से। और बिकॉज 3 और 2 दोनों एक दूसरे के फैक्टर्स मल्टीपल्स कुछ है नहीं, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में तो सीधा सीधा यहाँ पे 3 लग जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा 2। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन कितनी हो गई इधर? ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। इस साइड पोटेशियम कितना हो गया? 2 नहीं। और हाँ, और क्लोरीन 2 करेक्ट। तो अब K और Cl दोनों 2 हो गए रिएक्टेंट साइड पे, और अभी भी 1 है ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो अब मैं नेक्स्ट क्या करूं बैलेंस करने के लिए? के आगे 2 लगेगा। KCl है, K नहीं है सिर्फ, KCl KCl के आगे 2 होगा। अब बैलेंस हो गया। ठीक है, बहुत इजी बैलेंस आती तो है, मुझे याद भी है। और बोल रहे बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब ये हुई है इक्वेशन बैलेंस। अब मुझे बताना होगा कि इसके स्टेट क्या है। सो KClO3 is in a solid state, KCl is also in a solid state, oxygen is in a gaseous state. फिर और भी कंडीशंस होती है। ये तो हो गया जैसे मतलब इस इक्वेशन से हमें समझ में आ गया कि हीट रिक्वायर्ड है और मैंगनीज ऑक्साइड कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है। अगर दिया गया अ प्रेशर ऑफ 300 atm इज रिक्वायर्ड, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम जो एरो बनाएंगे उसके ऊपर हम लिख देंगे 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM। अगर हमें दिया है टेम्परेचर, मतलब सिर्फ हीट रिक्वायर्ड नहीं बोला है, बोला है कि टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 300 डिग्री सेल्सियस का, तो हम इसके ऊपर लिख देंगे
300 डिग्री सेल्सियस। अगर दिया है कि 300 डिग्री सेल्सियस भी रिक्वायर्ड है और उसके साथ कैटलिस्ट भी रिक्वायर्ड है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर, तो हम 300 डिग्री सेल्सियस लिख के उसके नीचे लिख देंगे जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर। सो क्रोमियम इज CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर हो गया है। ये R है, ये G नहीं है। This is how you write equations. Arrow पर हमेशा denote होना चाहिए कि उनकी conditions क्या, what are the conditions for any equation to take place. That should always be denoted on the arrow. अब फिर वो चाहे heat हो, चाहे वो कौन सा catalyst required है हो, कितना pressure put हुआ है, क्या temperature है, कैटलिस्ट अकेला है या कैटलिस्ट का मिक्सचर है, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड बी डिनोटेड ऑन द एरो। ये कंडीशंस डिनोट होती है हमेशा एरो पे। कौन से फिजिकल स्टेट में वो हमेशा डिनोट होता है उस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के इमीडिएटली बाद। अगर इक्वेशन बैलेंस करनी है तो वो हमेशा लगता है उस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के पहले, हमेशा पहले लगेगा। वो चीजें यहाँ पे चेंजेस आप कभी नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर है? सो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज on adding an aqueous solution, so AQUEOUS, on adding an aqueous solution of sodium hydroxide to an aqueous solution of copper sulfate, comma, copper hydroxide is precipitated. कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड। अब जैसे ही पता लगा कि कोई चीज प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ गई है, मतलब वो सॉलिड है। सो कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड एंड सोडियम सल्फेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। इसकी आप बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? और ये बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। कीजिए।
हुआ? अगर कुछ नहीं पता है या कहीं अटक रहे हो तो पूछ लो इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग.